फिल्म की शुरुआत एक घने जंगल के बीच से होती है, जहां एना नाम की एक युवा लड़की अपने रक्षक गैबी के साथ रहती है। गैब को अपना डैडी कहती है और वह उसकी इच्छाओं को पूरा करता है और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। गेबे ने अन्ना को घर की अटारी में रखा है, जिसने उसे बाहरी दुनिया का दृश्य प्रदान करने वाली खिड़की के अलावा कभी भी अटारी से बाहर जाने से मना किया है। गेब लगभग हर रात अन्ना को जंगली जानवरों के बारे में चेतावनी देता है, जो तेज दांत, लंबे नाखून और बालों वाले भयानक प्राणी हैं। ये वर्णन अन्ना को भयभीत करते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया के बारे में उसकी जिज्ञासा उसे जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने और अटारी छोड़ने से रोकती रहती है। एक दिन जब एना गेबे को किसी और से बात करते हुए सुनती है, तो उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है और वह दरवाजे के हैंडल को छूती है, जिससे उसे एक तेज बिजली का झटका लगता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। गेब दरवाजे के हैंडल में बिजली डालता है और उसका पिता होने का दावा करता है। होश खोने के बाद जब वह जागती है तो गेब उसके पास होता है और उसे बताता है कि बिजली का जाल जंगली जानवरों को बाहर रखने के लिए बनाया गया है और उसकी रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। एना गेब से उस व्यक्ति के बारे में सवाल करती है जिससे वह बात कर रहा था, लेकिन उसने यह कहकर सवाल को टाल दिया कि अन्ना के जन्मदिन पर वे ही एकमात्र इंसान बचे हैं। गेबे द्वारा अन्ना को केक और जानवर देकर आश्चर्यचकित करने के बाद हमसटर अन्ना का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। एक दिन हमसटर की मृत्यु हो जाती है और गेब ने अन्ना को मौत के बारे में बताते हुए कहा कि यह एक बेहतर जगह पर चला गया है। जैसे जैसे एना बड़ी होती जाती है, उसे जंगल में जंगली जानवरों के बारे में बुरे सपने आने लगते हैं। विदेशी युवावस्था और उसके मासिक धर्मचक्र की शुरुआत से चिंतित गेब ने लूप को एक दवा देने से पहले अपने बिस्तर पर खून के धब्बे देखे, जो उसकी बीमारी के इलाज के रूप में छिपा हुआ था। उसके विकास को धीमा कर देता है और समय के साथ उसके स्वास्थ्य को खराब कर देता है। वर्षों तक इस दवा के सेवन के बाद एना अपने दर्द और दुख को सहन करने में असमर्थ हो जाती है, इसलिए वह गेब से उसे अपने हमसटर की तरह एक बेहतर जगह पर भेजकर अपना दुख समाप्त करने के लिए कहती है। यह सुनकर गेब अपराध बोध से अभिभूत हो जाता है, क्योंकि वह उस छोटी लड़की को उसके जन्म के बाद से ही परेशान कर रहा है। इसलिए वह बंदूक निकालता है और खुद को समाप्त कर लेता है। अगले दृश्य में एना एक अस्पताल में अपरिचित चेहरों से घिरी हुई उठती है, जिससे वह घबरा जाती है। फिर वह अपने कमरे से भाग जाती है और खुद को छत पर पाती है और पहली बार सूरज की गर्मी का आनंद ले रही होती है। हालांकि कुछ अधिकारी उसे अस्पताल के कमरे में वापस लाते हैं और उसे रोकते हैं, यह जानने के बाद कि डॉक्टर ने अन्ना को ल्यूप्रोलाइड की अधिक मात्रा दी है, एक दवा जो विकास को रोकती है और परिपक्वता में देरी करती है। शेरिफ एलन ने अन्ना को प्रतिबंधों से बाहर निकालने का फैसला किया और उसे रखा। उसे पालन गृह में रखने के बजाय अस्थायी हिरासत में रखा गया। वहां वह अपने भाई रे के साथ रहती है और शेरिफ उसकी देखभाल करने के लिए सहमत हो जाता है, जबकि वे उसकी पहचान निर्धारित करने के लिए डीएनए परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा करते हैं और यह भी पता लगाते हैं कि गेब उसका जैविक पिता है या नहीं। यहां हमें पता चलता है कि गेब अभी भी जीवित है और वास्तव में एक अलग अस्पताल के कमरे में उपचार प्राप्त कर रहा है। आगे बढ़ते हुए एना अपने नए जीवन के साथ तालमेल बिठाने लगती है और रे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाती है। रे उसे प्रजनन के बारे में शिक्षित करती है, क्योंकि एना को पहले इस बारे में गलत धारणा थी कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। रे के साथ एना स्कूल जाती है, जहां वह पहली बार अपनी उम्र की जिज्ञासु लड़कियों से बातचीत करती है। उत्तरी रोशनी और जंगली जानवरों के बारे में और अधिक जानने के लिए अन्ना पुस्तकालय जाती है। एलन की देखरेख में एना बाहर घूमने और प्रकृति में समय बिताने के लिए स्वतंत्र है। एक दिन स्कूल से घर जाते समय उसे एक हिरण दिखाई देता है और वह उसका पीछा करती है। सौभाग्य से जैसे ही अन्ना एक शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंसने वाली होती है, भेड़िए की तरह कपड़े पहने एक अजीब आदमी उसका रास्ता रोक लेता है। अगले दिन अन्ना जंगली जानवरों के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक है। शिकारी जब एना लाइब्रेरी में जाती है और एक किताब के पन्ने पलटती है, तो उसे पता चलता है कि उस रात जब वह शॉवर में थी तो उसके नाखूनों पर काले धब्बे थे। एक शाम जब वे छत पर एक साथ समय बिताते हैं, तो रे स्कूल के काम में अन्ना की मदद करने की कोशिश करता है। एलन ने डीएनए परीक्षण के परिणामों का खुलासा किया, जिससे पता चला कि गेब अन्ना का जैविक पिता नहीं है। इस रहस्योद्घाटन से अन्ना भ्रमित और आश्चर्यचकित महसूस कर रही है। जब वे लेटे हुए थे,
अन्ना का ध्यान नॉर्दर्न लाइट्स के विषय पर आकर्षित हुआ। उसे दूर से टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि जेन के घर पर एक पार्टी है। उसने उल्लेख किया कि जेन उसकी दोस्त है और उन्होंने एक साथ पार्टी में जाने का फैसला किया। यह पहली बार है जब अन्ना किसी बड़ी सभा में गई हैं, लेकिन शराब पीने के बाद वह खोई खोई सी महसूस करने लगती हैं। रे और अन्ना के बीच एक संक्षिप्त रोमांटिक पल होता है जो एक सहपाठी लॉरेंस का ध्यान आकर्षित करता है। दुख की बात है कि जब अन्ना को अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा तो उनका चुंबन रुक गया। वह बेचैन होकर बाथरूम की ओर भागती है और उसे एहसास होता है कि उसके कुछ दांत टूट रहे हैं। वह एक खिड़की से होकर जंगल में भागती है, जहां उस पर पीछे से एक जंगली जानवर द्वारा हमला किया जाता है। एना लड़ती है और जवाब में काटती है, यह महसूस करते हुए कि यह लॉरेंस है। दुख की बात है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अत्यधिक रक्त हानि के कारण गरीब लड़के की मृत्यु हो जाती है। चिंतित अन्ना भाग जाती है और अपनी पहचान के बारे में जानकारी की तलाश में गेब के घर लौट आती है। सांत्वना की तलाश में वह अटारी में जाती है और अपने पूर्व शयन कक्ष में प्रवेश करती है। तैयार होने और तुरंत निकलने के बाद वह शहर चली जाती है। जब एलन घर पहुंचती है तो वह एना से पूछती है कि वह कहाँ थी, लेकिन वह चुप रहती है। तब अधिकारी रोजर प्रकट होता है और बताता है कि लॉरेंस गायब हो गया है। अधिकारी एलन ने सवाल को टाल दिया और अधिकारी रोजर को भेज दिया। बाद में वह जानकारी प्राप्त करने के प्रयास में अन्ना से भिड़ती है, लेकिन किशोरी अपना मुंह बंद रखती है और दिन बीतने के साथ अपने विचारों और अनुभवों को अपने तक ही सीमित रखती है। उस शाम रे अन्ना की चिंता को दूर करने के लिए कमरे में प्रवेश करता है और एलन से वादा करता है कि वह इसका ख्याल रखेगा, लेकिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अन्ना चुप रहता है। एलन को एना की निरंतर चुप्पी के बारे में चिंता होने लगी जब उसने देखा कि वह बात करने के बजाय अपने नाखूनों को रंग रही है। फिर रे उसके मुंह की जांच करता है और उसे पता चलता है कि वह घबराहट में अपने दांत खो रही है। वह तुरंत एलन को सूचित करने के लिए बाहर जाता है, जिससे अन्ना को भागने का मौका मिलता है। वह जंगल में भाग जाती है, जहां वह सुरक्षित और शांत महसूस करती है। उसे आश्चर्य होता है कि उसका फिर से वोल्फमैन से सामना होता है, जो पेशकश करता है। उसे भूखा देखकर उसने उसके नाखूनों और दांतों की जांच की और संदेह किया कि वह एक जंगली समूह हो सकता है, जिसे 16 साल पहले समाप्त कर दिया गया था। वोल्फमैन ने यह भी खुलासा किया कि उसकी मां का शरीर अभी भी गुफा के अंदर मौजूद है। उसके बारे में जानने का मौका मिला। मां की पहचान एना वोल्फमैन का पीछा करते हुए पास की एक गुफा में जाती है। अंदर उसे एक खोपड़ी मिलती है जिसमें गोली का छेद होता है। उसे पकड़कर उसे गेब का दृश्य मिलता है। उसके कथित पिता उसकी मां को गोली मार रहे हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि गेब ने शुद्धिकरण में भाग लिया था, लेकिन वह बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सका। यह जानने के बाद एना उसे अपने साथ ले आई। एना गैब से भिड़ने के लिए सीधे अस्पताल जाती है, लेकिन दुख की बात है कि वह कुछ भी करने में असमर्थ होती है, क्योंकि गेबी जाग जाती है और दयनीय निगाहों से उसकी ओर देखती है। इस बीच एलन लॉरेंस की मृत्यु से संबंधित केस फाइल को देखता है और उसे अन्ना के पूर्व कमरे से एक स्केच का लिंक मिलता है। बाद वाला भी घर वापस चला जाता है। व्याकुलता से सुरक्षा की तलाश कर रही है, लेकिन दुख की बात है कि जैसे ही एला की नजर उसके पंजे जैसे नाखूनों पर पड़ती है, वह उसे हथकड़ी लगा देती है। एलन ने तब खुलासा किया कि पूरे शहर को अन्ना पर हत्या का संदेह है। इसके बाद अन्ना की दलीलों के बावजूद कि वह निर्दोष है, उसे जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए वह दर्पण में देखती है और देखती है कि उसके दांत उस खोपड़ी की तरह तेज हो रहे हैं जो उसे उस रात मिली थी। गेब ने अन्ना और उसकी कोठरी का दौरा किया और स्वीकार किया कि उसकी जान बचाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह अन्ना को एक सिरिंज देता है और उसे बेहतर जीवन के अवसर के लिए खुद को इंजेक्शन लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन अन्ना एक जंगली जानवर के रूप में अपनी पहचान स्वीकार करते हुए इंजेक्शन से इनकार कर देती है। गेब भावुक हो जाता है जब वह अन्ना को सेल में छोड़ देता है और उसे छोड़ देता है। अगले दिन एलन अन्ना से मिलने जाता है, जो सो रही है और बिस्तर के नीचे छिपी हुई है। एलन सेल का ताला खोल देती है, लेकिन एना बिना किसी चेतावनी के उस पर घात लगाकर हमला कर देती है। फिर वह एलन सहित सभी पुलिसकर्मियों को बंद कर देती है और भाग जाती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, वह रे को अपनी कार में देखती है। बाद में जब रे ने जंगल के बीच में कार रोकी, तो एना ने अकेले ही अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। हालांकि रे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और अंधेरे में उसका पीछा करना शुरू कर देती है।
एना उसके पास आती है और उससे उसकी मदद करने की विनती करती है। वह चाहती है कि वह उसे नॉर्दर्न लाइट्स तक ले जाए, जहां उसका जन्म हुआ था। रे ने एना के कपड़ों को सुखाने के लिए कैंप फायर का इंतजाम किया, क्योंकि एना पास की झील में तैरने के बाद अपने कपड़े उतार रही थी और इस डर से भीग रही थी कि कहीं उसे सर्दी न लग जाए। इसके बाद दृश्य रोजर और गेबे के पास आ जाता है, जो अन्ना के भागने पर चर्चा करते हैं। बहुत विचार विमर्श के बाद उन्होंने अन्ना को पकड़ने के लिए शिकारियों के एक समूह को इकट्ठा करने का फैसला किया। अगले दृश्य में हम अन्ना और रे को सर्ज कुत्तों द्वारा पीछा करते हुए जंगल में भागते हुए देखते हैं। दुर्भाग्य से शिकारी भी उसी समय पहुंचते हैं और भागने का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष करते हुए रे को कंधे में गोली मार देते हैं। रे अपनी पीठ पर बढ़ते बालों को देखकर चौंक जाता है, लेकिन एना उसे आश्वस्त करती है कि वह सुरक्षित है और वादा करती है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। रे को बचाने की कोशिश में एना उसे समुद्र में फेंक देती है और फिर पकड़े जाने से बचने के लिए खुद गोता लगाती है। वे एक चट्टान पर हैं। इसके बाद एना रे को विपरीत दिशा में दौड़ने के लिए कहती है और शिकारियों को एक नए रास्ते पर ले जाती है। अन्ना की उस गुफा में तुरंत वापसी के बाद, जहां उसे अपनी मां की हड्डियां मिलीं, रे अपनी बहन से मिलता है और उसे बताता है कि अन्ना अब उसके साथ नहीं है। अब जब वह अपने दम पर है, तो अन्ना सख्त कदम उठाकर जीवित रहना सीख रही है। जंगल में जीवित रहने के शुरुआती दिनों में अन्ना शिकारियों से छिपने के लिए जंगली जानवर में बदल जाती है। वह छद्मवेश के तौर पर अपने चेहरे और शरीर को गंदगी से ढक लेती है। एक सुबह प्रतिदिन स्कूल जाते समय रे रोजर को गैलन में गैस भरते हुए देखता है, ये सोचकर कि वे अन्ना का शिकार करने और उसे मारने जा रहे हैं। रे ने तुरंत एलन को फोन करके इसके बारे में बताया। इस बीच एलन परेशान किशोरी को बचाने के लिए जंगल में पहुंचती है। वह इधर उधर पड़े शवों को देखकर घबरा जाती है और रोजर उसे हिंसा की धमकी देता है, जो उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है और उसे क्षेत्र छोड़ने का आदेश देता है। उसी समय अन्ना आती है और रोजर को भी मार देती है। फिर वह भागने से पहले अपने गर्भवती पेट का खुलासा करते हुए एलन को खुद के बारे में बताती है। अगले दृश्य में शिकारियों ने जंगल में आग लगा दी, जिससे अन्ना का गुस्सा और बढ़ गया। वह अपने पूरे घर में फैल रही आग को देखती है और समझती है कि भले ही उसकी गर्भावस्था उसे कमजोर कर रही है, फिर भी उसे गर्मी से बचने के लिए कोई उपाय खोजने की जरूरत है। अपनी निराशा के लिए अन्ना अंततः खुद को एक गुफा में पाती है, जो उसी गुफा के समान है जहां वह शरण की तलाश में इधर उधर भागने के बाद मिली थी। उसका पता लगाने और उसे ट्रैंक्विलाइजर से बहकाने के बाद गेब उसके महत्वपूर्ण संकेतों की जांच करने के लिए अन्ना के पास जाता है। शॉट ने अन्ना को कमजोर कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। अपनी मां को याद करते हुए वह अजन्मे बच्चे पर दावा करने के लिए सी सेक्शन करता है, लेकिन एना अपनी ताकत वापस पा लेती है और गेब को गर्दन में काट लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वह एक बार फिर जमीन पर गिरने से पहले क्रोधित होकर रोने लगती है। जब एना को होश आता है, तो वह अगले दिन एना की तलाश करते हुए देखती है कि वोल्फमैन उसके घावों पर पट्टी बांध रहा है। दूर से उसे देखने के बाद एलन और रे ने उसे जाने देने और जंगल में भागने का फैसला किया। वे दोनों सोचते हैं कि उसे जाने देना उसके लिए सबसे अच्छा होगा। आखिरकार एना अपने नवजात बच्चे को गोद में लिए हुए नॉर्दर्न लाइट्स तक पहुंचने के अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाती है। वह खूबसूरत आकाश की ओर देखती है और अपने जीवन से संतुष्ट महसूस करती है। फिल्म का अंत अन्ना को दूर से एक जंगली जानवर की आवाज सुनने के साथ होता है, जो यह बताता है कि उनकी प्रजाति अभी भी जीवित है।